लिम्फेटिक सिस्टम देख लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। नेटवर्क ऑफ वेसल्स, cells and tissues that extend to most of the body areas connected to the blood system, provides an auxiliary route for the return of extracellular fluids to the circulatory system. So there are two systems in the body to carry materials or any other substances throughout the body. कौन से हैं? One system is the blood cells या सर्कुलेटरी सिस्टम, अदर वन इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम से भी पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द टिश्यूज एंड आउट ऑफ द टिश्यू। सो दिस इज एन अदर सिस्टम टू कैरी द सब्सटेंसेस, फूड, हार्मोन्स इनटू एंड आउट ऑफ द टिश्यू। द ड्रेन ऑफ सिस्टम फॉर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स अटैक करते हैं तो बॉडी इन्फ्लेमेशन बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। एंड उसके बाद जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो ड्रेन ऑफ हो जाते हैं, और वो ड्रेन ऑफ होते हैं थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि वहाँ से टिश्यू से ये निकाल दिया जाता है माइक्रोब्स को। These lymphatic system contains lymphocytes, phagocytes and antibodies. Lymphatic system, fluids, vessels, nodes, spleen, thymus, miscellaneous, ये सारे जो इसके components हैं, जितने भी fluids हैं which contains for example food, glucose, sodium chloride or any other ions present in the fluids. Vessels are part of the lymphatic system. Nodes are part of the lymphatic system. Then again spleen is an organ which is part of the lymphatic system. Thymus भी lymphatic system का जो है वो part है। और lymphatic system का function क्या है? It drains off the inflammatory responses, जितने भी foreign particles हैं उनको expel कर देता है from the body। ये देखें यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा lymphatic system कहाँ पे है। ये सारा आपने एफएससी की बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गाल्ट भी कहते हैं। गाल्ट मींस गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। दे रिकॉग्नाइज्ड इनकमिंग माइक्रोब्स फ्रॉम द फूड के जरिए जितने भी माइक्रोब्स होंगे वो ये रिकॉग्नाइज करेंगे। सप्लाई लिम्फोसाइट्स फॉर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एंड दे विल सप्लाई लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है कि वो अटैक करेंगे फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फूड। एग्जांपल है अपेंडिक्स, लैक्टियल्स एंड पियर पैचेस। ये लैक्टियल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आई में प्रेजेंट है। और पियर पैचेस कि मैं आपको देख के बता दूंगी कि पियर पैचेस हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड हैं, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, अपेंडिक्स और लैक्टियल्स जो है ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। और जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करेगा तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस देख लेते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस is composed of inflammation, phagocytosis, interferons and complement. Inflammation क्या होती है? पीछे आप बार बार पढ़ रहे हैं इन्फ्लेमेशन 4 मेजर टाइप्स इसके सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन के। जैसे आप अगर कोई आपको कहे कि ये इन्फ्लेमेशन है तो 4 तरह के सिम्टम्स को देख के आप कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन है। रेडनेस हो जाती है कहाँ पे? स्किन के ऊपर, आई में। वार्मथ, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, पेन होती है। that result in the cellular damage. Inflammation में cells damage हो रहे होते हैं। और inflammation में these are some symptoms. The skin becomes red, temperature high हो जाएगा, fever जिसको कहते हैं, warmth को fever कहते हैं, swelling हो सकती है, pain हो सकती है। These are all symptoms of inflammation. Whenever any foreign particle or microbe attacks, these symptoms first appear. Pain हो सकती है और बाकी कोई भी सिम्टम्स अपीयर हो सकता है। इसकी वजह ये है कि वो जो माइक्रोब है उसने सेल्स को डैमेज कर दिया है। इन्फ्लेमेशन ये देखिए, फॉर एग्जांपल कोई भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, प्रिक आपकी स्किन में होता है सबसे पहले, इंजरी होती है कोई भी, तो ये देखिए यहाँ पे आपकी थोड़ी सी वो जो स्किन है वो स्वेल हो जाती है और वो वहाँ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है बिकॉज सेल्स डैमेज हो जाएंगे उस एरिया का। ये देखिए आखिर में आपके पास ये सारी स्टेजेस हैं
इन्फ्लेमेशन की, और ये पेन भी है, जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये पेन की सिग्नल्स हैं. सो due to inflammation, trauma can be happen, tissue injury due to physical or chemical agents, reaction to foreign pathogens or bodies, that is medical implants. जैसे मैंने आपको ये स्टार्ट में भी बताया था कि कोई ट्रांसप्लांटेशन करते हैं कोई भी चीज़ को, तो उस उनके साथ भी माइक्रोब्स अटैक होते हैं, तो बॉडी सबसे पहले इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन कॉज करती है. फंक्शन ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन इज, जो भी आपको फीवर या टेम्परेचर होता है उसका एक फंक्शन है. जैसे पेन हो रही होती है, स्वेलिंग हो रही होती है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है. फंक्शन क्या है उसका? मोबिलाइज एंड अट्रैक्ट इम्यून कंपोनेंट्स टू द साइट ऑफ इंजरी. जैसे ही आपकी कहीं पे इंजरी होती है तो वहाँ पे सेल्स आना शुरू हो जाते हैं. सेल्स भी गैदर देयर. कौन से सेल्स होंगे? इम्यून सेल्स. फॉर एग्जांपल व्हाइट ब्लड सेल्स. पर आपने पीछे पढ़ा था न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट सेल्स दैट गैदर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, लोकलाइज एंड रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस. तो जितनी भी इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से वो एक लोकलाइज्ड जगह होती है, एक स्पेसिफिक साइट होती है, और वहाँ से वो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं. जैसे आप ब्लीडिंग होती है, उससे क्या होता है कि कोई भी पॉइजन या कोई भी टॉक्सिन प्रेजेंट है तो वो बाहर निकल जाता है ब्लड के जरिए. देन they destroy microbes and block their invasion. थोड़ी देर के बाद जो है आपको पता है क्लॉट होना शुरू हो जाती है वो जगह. ये भी पार्ट है इम्यून सिस्टम का. जब क्लॉट हो जाएगा तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, एंड देन नॉट ओनली ब्लीडिंग विल स्टॉप बट आल्सो देयर इन्वेजन कैन बी स्टॉप्ड. दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू डैमेज. और कुछ अर्से के बाद जो है वो टिश्यू जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है आपके उस जगह पे. यहाँ पे बड़ी अच्छी डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ. ये देखिए इन्फ्लेमेशन, फर्स्ट इंजरी, इमीडिएट रिएक्शंस. ये देखिए कोई भी जैसे कील लगा है और ये स्किन से बहुत ज़्यादा नीचे डिस्ट्रॉय कर दिया इसने किसी भी कैपिलरी को. ये देखिए तो यहाँ पे आपको ग्रीन सेल्स नजर आ रहे हैं. दीज आर बैक्टीरिया इन द वुंड, बिकॉज इंजरी स्किन एक बैरियर था, फिजिकल बैरियर था. अगर ये बैरियर किसी तरह से डैमेज हो जाता है तो बैक्टीरिया बड़ी इजीली अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं. देन हमारे पास आ जाते हैं जी मास्ट सेल्स. ये आपको बताया था कि ये लोकलाइज्ड सेल्स होते हैं ये डेंड्रिटिक सेल्स, लेकिन ये लोकलाइज्ड हैं, जो स्किन में लोकलाइज्ड हैं. ये आपको एक नजर आ रहा होगा. मास्ट सेल्स रिलीज केमिकल मेडिएटर्स. ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा. ये आपको डॉट डॉट्स नजर आ रहे हैं. फिर नेक्स्ट, और ये आपके पास ये वैसो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि ब्लड हो रही होती है तो वैसो कंस्ट्रिक्ट, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही होती है, इसको कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन. क्यों जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होंगी? बिकॉज ब्लीडिंग को रुकना होता है. फिर नेक्स्ट स्टेप पे वेस्कुलर रिएक्शन होगा. ठीक है, पहला था ये इमीडिएट रिएक्शंस में आपके पास जो है वो मास्ट सेल्स रिलीज होते हैं. सेकेंड हमारे पास इसका रिस्पॉन्स होगा वेस्कुलर रिएक्शन. इसमें आपके पास क्या होगा? क्लॉट बन जाएगा और ये बैक्टीरिया स्टिल अंदर आ गए लेकिन क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा साइट ऑफ इंजरी पे. नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? सीपेज ऑफ फ्लूइड, प्लाज्मा एंड न्यूट्रोफिल्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स. अब जितने भी ब्लड वाइट ब्लड सेल्स हैं वो सारे के सारे ब्लड से निकल के कहाँ पे आएंगे? उस साइट ऑफ इंजरी पे आ जाएंगे. उस वक्त वेसोडाइलेशन हो जाएगी. वाई वेसोडाइलेशन? बिकॉज ज़्यादा सारे वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स हमें चाहिए उस साइट के ऊपर. उस वजह से जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो डायलेट हो जाती है, वो थोड़ी सी खुली हो जाती है. उसमें से ये जो जितने भी सेल्स हैं ये सीप आउट हो जाते हैं, ये सीपेज हो जाती है उनकी. थर्ड स्टेप में क्या होता है? इडीमा एंड पस फॉर्मेशन. ये थर्ड स्टेप में होता है. इडीमा का मतलब है कि स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पे थोड़ा सा वाटर प्रेजेंट हो जाता है और पस प्रोड्यूस हो जाती है. पस किस चीज़ की बनी होती है वो देखते हैं. सबसे पहले ये स्कैब. ये आपके पास एक थोड़ी सी जो स्किन टिश्यूज है ये रिपेयर होने के बाद ये थोड़ा सा स्कैब बना देती है. न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं. ये देखिए आपको पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं. न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है? ये दे अटैक द बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय दिस बैक्टीरिया. जब ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं
कुछ जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उन वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो पस उसको हम कहते हैं। पस इज द डेड वाइट ब्लड सेल्स। फाइब्रस एक्सुडेट, यहाँ पे जितने भी फाइबर्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जितना भी आपके पास डैमेज हुआ हुआ ये रिपेयर होना होता है, तो उसके लिए हमें फाइबर्स चाहिए जिसकी वजह से स्किन रिपेयर होती है। थर्ड स्टेप में रेजोल्यूशन एंड स्कार फॉर्मेशन, यानी स्किन के ऊपर जो ओल्ड स्किन है वो झड़ जाती है और नीचे फ्रेश स्किन आ जाती है, और लेकिन स्कार बना रहता है। ये आपको नजर आ रहा होगा। लिम्फोसाइट्स आते हैं, कोई भी अगर बैक्टीरिया रह गए हैं वाइट ब्लड सेल्स के किल होने से तो लिम्फोसाइट्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और मैक्रोफेजेस उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये देखिए आपको नजर आ रहे होंगे। सो ये इन्होंने दिखाया रबर फॉर्मेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है फर्स्ट स्टेज में। ये देखिए आपको स्किन का कलर भी चेंज नजर आ रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये देखिए जैसे जैसे ये इंजरी का टाइम गुजरता जाता है स्किन का कलर चेंज हो जाता है। जब ये रेड है तो इसको हम कहते हैं रबर फॉर्मेशन, रेड कलर। ये जो फिर एडिमा ड्यू टू कलेक्टेड फ्लूइड, जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है ये सारा, ये एडिमा हो रहा है थर्ड स्टेज में। और ये ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है न्यूली हील्ड टिश्यू। ये जो वेसल थी ये अब दोबारा से रिपेयर हुई है, तो ये ब्लू कलर के आपको दिखा रहे हैं कि ये नई स्किन है, न्यूली फॉर्म टिश्यूज। ठीक है, ये आपको नजर आ गई कि इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स कैसे होता है बॉडी में। वेस्कुलर चेंजेस, सो इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले वेस्कुलर स्टेज पे, वेसल स्टेज पे चेंजेस होती हैं। ब्लड सेल्स, टिश्यू सेल्स एंड प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल मेडिएटर्स एंड साइटोकाइंस। केमिकल मेडिएटर्स में कौन कौन से हैं? वेजोएक्टिव, कीमोटैक्टिव। वेजोएक्टिव वो केमिकल्स हैं, दोज केमिकल्स दैट विल अफेक्ट एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल कौन से सेल्स हैं? ये जो हमारी स्किन है इसकी सेकंड या थर्ड लेयर को हम एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एंडोथेलियल सेल्स। स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं इन, क्योंकि ये मसल से बनी हुई होती हैं, तो ये वेजो एक्टिव जो है सबसे पहले किसको अफेक्ट करेंगे? ब्लड वेसल्स को। फिर हमारे पास दूसरे केमिकल्स कौन से रिलीज हो रहे हैं? कीमोटैक्टिक। और कीमोटैक्टिक का क्या फंक्शन है? इनको कीमोकाइंस भी कहते हैं। दे अफेक्ट व्हाइट ब्लड सेल्स। सो एट फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी इन्फ्लेमेशन, vascular changes in which chemicals and chemical mediators cytokines are released। अभी हम देखेंगे cytokines किसको कहते हैं। chemical mediators में आपके पास दो तरह के mediators हैं। why those there are two types depends on which is their target। vasoactive, as the name indicates, vaso, they will affect endothelial cells या blood vessels को ये अफेक्ट करेंगे। और अफेक्ट करने से क्या होता है, आपने पीछे देखा है, डायलेशन होती है या कंस्ट्रक्शन होती है। वैसो डायलेशन, वैसो कंस्ट्रक्शन, दोनों का अपना अपना फंक्शन है। और कीमोटैक्टिक व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट करते हैं। अगेन एक डायग्राम आ रही है जिसको मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। ये है जी फर्स्ट इवेंट जिसमें कौन कौन से सेल्स क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। इनिशिएटिंग इवेंट, chemical mediators during inflammation. These first step is initiating event, trauma, infection, necrosis, foreign particles, neoplasm। ये सारे के सारे ऐसे इवेंट हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि इनिशिएट करते हैं किस चीज को? इन्फ्लेमेशन को। वेजोएक्टिव, कीमोटैक्टिक एक्शंस। वेजोएक्टिव में वेजोडाइलेशन होती है, आपने पढ़ा था वेजोडाइलेशन का क्या फंक्शन है? वेसल्स से डायलेट, एक्सपेंड होती हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज परमेबिलिटी, और जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इजीली उनके लिए ये जैसे सेल्स हैं उन्होंने इसमें से प्लाज्मा से निकल के साइट ऑफ इंजरी में जाना होता है, जिस वजह से इसकी परमेबिलिटी है सेल्स उस वेसल की इंक्रीज हो जाती है। ये आपको नजर भी आ रहा होगा।
ड्यू टू these trauma infection production of mediators। सबसे पहले आपने ये वाले mediators देखे हैं, वैसो एक्टिव एक्शंस। फिर आपके पास आ जाता है जी वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये देखें आपको, इसमें वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं। और क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ नर्व्स। पेन जो होती है आप इंजरी की साइड पे वो होती है क्योंकि जो मसल्स हैं या नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। और फिर आपके पास एडीमा भी हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। वो फ्लूइड क्या है, डेड सेल्स हैं, पस है। फिर आपके पास कीमोटैक्टिक एक्शन है, जिसमें से आपके पास है जी अक्यूट, यानी कि तीसरी या लास्ट स्टेज के करीब ये केमिकल्स एक्टिव होते हैं। न्यूट्रोफिल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। These cells become active and attack the microbe and kill the microbe. These cells migrate to the site of damage। नीचे इन्होंने डायग्राम दो टेबुलर फॉर्म में बताया भी हुआ है कि एग्जांपल्स क्या हैं। केमिकल मेडिएटर्स विद वैसोअफेक्टिव इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। हिस्टामीन है, सुना हुआ हिस्टामीन का, एलर्जी में ये एलर्जी में सबसे ज़्यादा हिस्टामीन रिलीज होती है। सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन का भी आपको पता होगा, हैप्पी हार्मोन इसको कहते हैं। ब्रेडिकाइनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। ये जितने भी ये हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये जितने भी केमिकल्स हैं इनका इफेक्ट क्या है कि ये वेसल्स के ऊपर अफेक्ट करती हैं और वैसो कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, वैसो डायलेशन हो सकती है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये सारा फंक्शन है इन केमिकल्स का। केमिकल मेडिएटर्स विद कीमोटैक्टिक इफेक्ट्स। फिब्रिन है, फिब्रिन पक्का पता है। These are the tissues which help in the clotting। ये help clotting में help करती है फिब्रिन और कोलेजन। मास्ट सेल्स हैं, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स जिसको कहते हैं। और बैक्टीरियल पेप्टाइड्स हैं। पेप्टाइड्स क्या है, प्रोटीन्स। तो बैक्टीरियल प्रोटीन्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, कोलेजन है, फिब्रिन। इनका फंक्शन क्या है, ये अटैक करते हैं किसको, फॉरेन पार्टिकल्स को। सो ये सारे जितने भी सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेस, दे विल गैदर एट साइट ऑफ infection and kill bacteria। And how they becomes active, कोई भी पैथोजन होगा और बैक्टीरियल पेप्टाइड्स, बैक्टीरिया की कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको ये रिकग्नाइज करते हैं। कुछ ऐसे मेडिएटर्स हैं जिनका दोनों का इफेक्ट है, नॉट ओनली उनका वैसो एक्टिव इफेक्ट है बट दे आल्सो एक्ट एज कीमोटैक्टिक इफेक्ट्स। कौन से हैं, कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स, ये अभी हम देखेंगे। कंप्लीमेंट सिस्टम एक होता है, वो क्या होता है, उसके जितने भी सिस्टम कंपोनेंट्स हैं, साइटोकाइंस हैं सच एज इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन्स, ये भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। सम प्रोडक्ट्स ऑफ आर्किडोनिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म। कुछ हमारे मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट्स में आर्किडोनिक एसिड आता है और आर्किडोनिक एसिड का फंक्शन भी समटाइम इट एक्ट एज वैसो एक्टिव, समटाइम्स इट एक्ट एज कीमोटैक्टिक। एंड कुछ प्लेटलेट एक्टिवेटर्स हैं जिनका फंक्शन बोथ वैसो एक्टिव भी है और कीमोटैक्टिक भी है। The transmigration of white blood cells is followed by chemotactics। So first inflammation में first step पे vasodilation या constriction होगी और nerve activate होगी, ये सारे काम फर्स्ट स्टेप में होते हैं। सेकेंड स्टेप में माइग्रेशन होती है वाइट ब्लड सेल्स की, और उसके बाद थर्ड स्टेप में आपके पास कीमोटैक्सिस होता है। ये अभी देख लेते हैं। ये एक डायग्राम है, ये आपके पास डैमेज टिश्यू है, आपको नजर आ रही होगी। ये वेसल है, वेसल्स का जो इंटीरियर वेन्यूल्स को कहते हैं, स्मॉल वेसल्स को वेन्यूल्स कहते हैं। क्या आपको नजर आ रहे होंगे सेल्स ए बी सी, और ये फर्स्ट स्टेज है। ये देखिए, ये तो बाहर है टिश्यू, आपको बाहर से डैमेज टिश्यू ऐसे नजर आएगी। इनसाइड ऑफ द टिश्यू these components gather over here। ये देखिए आपको नजर आ रही होगी। जब कीमोटैक्सिस का मतलब है कि कोई भी केमिकल्स की तरफ पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं, तो ये ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। ये आपके पास लो है, ये हाई है। साइट ऑफ इंजरी आपके पास वो जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, उनका ग्रेडियंट लो है, लेकिन
कुछ जो अपनी जहाँ पे जो उनका सोर्स है वहाँ पे इन एजेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, फिर वो हाई से लो की तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है और जो जितने भी हमारे इम्यून के सेल्स हैं वो साइट ऑफ इंजरी के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राम है सी में, ये इन्होंने दिखाया हुआ है क्योंकि कलर ऐसी कलर तो नहीं होती माइक्रो, तो जितने भी डायग्राम है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट या कंट्रास्ट में नजर आती है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राम की एक डायग्राम है। फैगोसाइटोसिस को थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि फैगोसाइटोसिस क्या होती है और फैगोसाइटोसिस का फंक्शन क्या है। एडीमा आप बार बार पढ़े थे एडीमा, तो एडीमा क्या है? लीकेज ऑफ वेस्कुलर फ्लूइड एक्सुडेट इनटू द टिश्यू। हमें वेस्कुलर फ्लूइड को क्यों टिश्यू में एक्सुडेट होना है? बिकॉज टिश्यू रिक्वायर सम, द डैमेज टिश्यू रिक्वायर immune cells, white blood cells and other lymphocytes. That is why from the blood cells these immune cells are exudated and enter in at the site of infection. एक्सुडेट इज कंपोज्ड ऑफ क्या क्या है उसमें? प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, डेब्रिस हैं एंड पस। माइग्रेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड डायपिडेसिस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। जो व्हाइट ब्लड सेल्स साइट ऑफ इंजरी पे एंटर होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। और एडिमा में कीमोटैक्सिस भी होता है, जैसे ये आपको दिखा था, द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज फॉलोड बाय कीमोटैक्सिस। जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स एक जगह पे, ये व्हाइट ब्लड सेल्स आपको नजर आ रही है, जब ये साइट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर आते हैं तो बाकी केमिकल्स भी यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम कीमोटैक्टिक जो आपने पीछे पढ़ा है, कीमोटैक्टिक की आपने एग्जांपल्स भी पढ़ी है। इन्फ्लेमेशन की जो थर्ड साइन है वो है फीवर, या जिसको आपको क्या कह रहे थे कि वार्मथ होती है। फीवर इज अगेन एन अ सिम्टम ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है बॉडी में, समटाइम्स फीवर भी हो जाता है। दिस इज कॉज्ड बाय पायरोजेंस। पायरोजेंस आर दोज एजेंट्स which cause high temperature of the body. Reset the hypothalamic thermostat, increase temperature. So जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली इट इज कंट्रोल्ड एट 37 डिग्री। So those agents which cause the high body temperature are called pyrogens. Pyrogens कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर कोई और केमिकल हो सकता है जो कि हमारी बॉडी में फीवर जिसकी वजह से होता है। और नॉर्मली द temperature of the body is set at 37 degrees centigrade by the hypothalamic. This is the region of the brain जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री पर हो सकता है। लेकिन जब भी कोई पायरोजेंस, कोई भी केमिकल, कोई भी माइक्रोब एंटर होता है बॉडी में, तो उससे जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है हमारी बॉडी का। Pyrogens, microbes and their products, for example, lipopolysaccharide. So microbes are able to induce the high body temperature of host. और माइक्रोब्स के कौन सा, खुद भी माइक्रोब हो सकता है या उनकी कोई प्रोडक्ट हो सकती है, जैसे उनका टॉक्सिन हो सकता है, उनकी लिपोपोलिसैकेराइड भी की वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर, होस्ट बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। फिर है ल्यूकोसाइड प्रोडक्ट्स। ल्यूकोसाइड्स कौन से हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स थे और उनकी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकन्स, ये भी हम देखेंगे डिटेल में। इंटरल्यूकन 1 रीसेट्स द थर्मोस्टेट। रीसेट का क्या मतलब है? नॉर्मली जो सेट है वो किसके ऊपर है? 37 डिग्री के ऊपर, लेकिन इंटरल्यूकन्स उसको रीसेट कर देंगे थर्मोस्टेट को और बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ड्यू टू दिस हाई बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? इट इनहिबिट्स द माइक्रोब्स एंड वायरल मल्टीप्लिकेशन, reduces nutrient availability, increases immune reactions. ये फीवर जो है ये इसका एक ये एडवांटेज है बॉडी के लिए। ड्यू टू फीवर, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो किल हो जाएंगे। जैसे अगर किसी को 109 डिग्री या 110 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर होता है तो कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके अलावा उनके लिए उनकी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और इम्यून रिएक्शन जो है हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर आ जाता है जी फैगोसाइटोसिस। Neutrophils and monocytes
मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोफेशनल फेगोसाइट्स। ठीक है, तो कौन कौन फेगोसाइट्स हमारे पास एग्जांपल है? न्यूट्रोफिल्स, जब मोनोसाइट्स की जो मैच्योर स्टेज होती है मैक्रोफेजेस, और डेंड्रिटिक सेल्स, ये सारे के सारे फेगोसाइटिक सेल्स हैं और इनका फंक्शन फेगोसाइटोसिस में है। इओसिनोफिल्स इज अनदर एग्जांपल, यानी इओसिनोफिल्स एक्ट एज फेगोसाइटोटिक सेल्स और ये फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं। Phagocytosis, neutrophils first to arrive during an immune reaction. Neutrophils are primary components of pus, यानी कि पस में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स इसका प्रिकर्सर है, उसकी मैच्योर स्टेज मैक्रोफेजेस है। डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस, सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। जब ये सर्कुलेशन में होंगे तो मैक्रोफेजेस होंगे, लेकिन जब वो किसी टिश्यू के साथ अटैच होंगे तो उसको हम कहेंगे डेंड्रिटिक सेल्स। मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या है? मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस, they are motile, means they are continuously circulating into the lymphatic system and circulation. Specialized और residents, जैसे ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? जो डेंड्रिटिक सेल्स कहाँ पे एल्वियोलर होते हैं, जहाँ पे लंग्स में, लैंगरहैंस सेल्स स्किन में, लैंगरहैंस सेल्स कफर सेल्स लिवर में। तो ये सारी टाइप्स हैं स्किन, लिवर और लंग्स में। जो स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस हैं कौन से हैं? एल्वियोलर है, लैंगरहैंस है, कफर सेल्स है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस एंड इंटरैक्ट विद बी एंड टी सेल्स। ठीक है, मैक्रोफेजेस का फंक्शन सिर्फ फेगोसाइटोसिस नहीं है, बट दे आल्सो इंटरैक्ट विद बी एंड टी सेल्स। अभी हम बी एंड टी सेल्स का भी फंक्शन देखेंगे। मैकेनिज्म फेगोसाइटोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से फेगोसाइटोसिस होती है। कीमोटैक्सिस होती है, जिसमें केमिकल एजेंट्स जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंजेक्शन, फेगोलाइसोसोम डिस्ट्रक्शन, ये चार स्टेप हैं फेगोसाइटोसिस में। वन बाय वन देखते हैं। कीमोटैक्सिस एंड बाइंडिंग, डायरेक्टेड बाय पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। जो भी फॉरेन माइक्रोब है उसके ऊपर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, जिसकी वजह से जो फेगोसाइटिक सेल्स है अट्रैक्ट होंगे। कौन कौन सी चीजें? पेप्टाइडोग्लाइकिन, ये बैक्टीरिया का होता है। लिपोपोलीसैकेराइड्स, ये भी बैक्टीरिया का होता है। सो these chemotaxis and binding, how it occurs when bacteria is present। और बैक्टीरिया में कौन सी चीज है? पैटर्न्स हैं किस चीज के? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। पेप्टाइडोग्लाइकिन एंड लिपोपोलीसैकेराइड, they will stimulate the phagocytic रिएक्शन। ठीक है, कौन से? पेप्टाइडोग्लाइकिन एंड लिपोपोलीसैकेराइड। इसके अलावा फॉरेन डेब्रिस, कोई भी फॉरेन डेब्रिस है, कोई केमिकल एजेंट है other than virus and bacteria, it will also affect the reaction of this phagocytosis। ये देखें, कोई भी बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ये आपको जो ऑरेंज कलर की बीड्स नजर आ रहे हैं, these are pathogen associated molecular patterns। These are recognized by, ये देखिए ये बहुत बड़ा आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स है, न्यूट्रोफिल नजर आ रहा है। कीमोटैक्टिक फैक्टर, ये हैं फैक्टर्स, ये आपको नजर आ रहे हैं। जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स की तरफ व्हाइट ब्लड सेल्स अट्रैक्ट होंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे पहचानेंगे बैक्टीरिया को? विद द हेल्प ऑफ दीज पैटर्न्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। सेकंड पे देखें, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया और अटैच कर लिया व्हाइट ब्लड सेल्स ने बैक्टीरिया को। नेक्स्ट स्टेप में इंजेक्शन होती है। सूडोपोड्स इनक्लोजेस द पैथोजन और फॉरेन मटेरियल। यहाँ पे वो बनती हैं, सूडोपोड्स बनते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन ये जो बैक्टीरिया है ये इंजेस्ट हो जाते हैं। जब ये इंजेस्ट हो जाएंगे तो अंदर एक फेगोसोम बना देंगे और फेगोसाइटिक वैक्यूल, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो इसमें इंजेस्ट होने के बाद ये फेगोसोम की फॉर्म में बैक्टीरिया आ जाएगा इनगल्फ होने के बाद। थर्ड स्टेप में ये देखिए, ये सूडोपोडिया, ये जो इंडेंट्स बने हुए हैं ये सूडोपोडिया हैं। और जो ये देखिए, ये जब अंदर एंटर हो रहा है ये फेगोसोम। थर्ड स्टेप पे फेगोलाइसोसोम। लाइसोसोम्स
फ्यूज विद द फेगोसोम, यानी ये आपको ये कुछ आपको ये जो पिंक कलर के नजर आ रहे हैं ये एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स पहले से फेगोसाइटिक सेल्स में प्रेजेंट है। ये एंजाइम प्रोटीन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, यानी प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। और प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट है? बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। लाइसोसोम फ्यूज विद द फेगोसोम and other antimicrobial chemicals are released into the phagolysosome, यानी not only lysosomes होते हैं बट और भी antimicrobial particles होते हैं जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये देखें थर्ड डायग्राम में आपको ये लाइसोसोम्स हैं ये, और इसके अलावा और क्या है? ये प्राइमरी ग्रैन्यूल्स हैं लाइसोसोम्स। इसके अलावा ये देखें ये केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन है ये मोनो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, यानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी ये भी बड़ी डैमेजिंग है बैक्टीरिया सेल्स की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस तरीके से किसी भी फेगोसाइटिक सेल्स में बैक्टीरिया इनगल्फ होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन कैसे होती है? विद इन द फेगोलाइसोसोम क्या चीज़ है? ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म। कुछ ऑक्सीजन की वजह से होंगे, कुछ ऑक्सीजन के बगैर होंगे। ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म क्या है? सिमिलर टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे आपकी रेस्पिरेशन आपने शायद बायोकेमिस्ट्री 2 में या 1 में पढ़ी हो, रेस्पिरेशन के दौरान कुछ बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है जिसमें मोनो ऑक्सीजन स्पीशी होती है या रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है, नेगेटिव ऑक्सीजन। नेगेटिव ऑक्सीजन डैमेजिंग होती है। नेगेटिव ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड टिश्यू के लिए डैमेज होता है। तो बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रोकने के लिए और बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये तो थी हमारे पास ऑक्सीजन डिपेंडेंट। एक ऑक्सीजन के बगैर भी काम होता है ड्यू टू न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं हाइड्रोलिटिक जो कि वाटर की प्रेजेंस में वाटर को यूटिलाइज करते हुए बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हम उनको कहते हैं। अनडाइजेस्टिबल डेब्रिस आर रिलीज्ड। अब जब ये इसके अंदर एंटर होके डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ ऐसा मटेरियल होता है इसका, फॉर एग्जांपल जैसे डीएनए है या कोई आरएनए है, वो बाहर रिलीज हो जाएगा सेल्स के। बाकी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। कुछ चीज़ें डाइजेस्टिबल होती हैं, कुछ नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो उसका जीनोम है वो रिलीज हो जाएगा। एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स क्या आपको नजर आ रहे हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसको हम कह रहे हैं, ये ग्रीन कलर के। दिस इज आयरन Fe2+, दिस इज हाइड्रोक्सिल आयंस, और ये HOCl। हाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स? ये हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करेगा, ये HOCl प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर जी हमारे पास नेक्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंटरफेरॉन्स आर दोज केमिकल्स व्हिच आर ओनली रिलीज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ वायरस। ये बैक्टीरिया से नहीं होता, सिर्फ वायरस के अगेंस्ट इंटरफेरॉन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस, माइक्रोब्स इन्फेक्शन, आरएनए, इम्यून प्रोडक्ट्स एंड एंटीजेंस। एंटीजेंस आर, डिटेल में देखेंगे कि एंटीजेंस क्या होती हैं जिससे हमारी बॉडी इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करती है। इंटरफेरॉन की क्लासेस देख लेते हैं। इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन अल्फा इज द प्रोडक्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, बिकॉज जब ये डिस्ट्रॉय कर लेते हैं किसी भी माइक्रोब को या माइक्रोब से अटैच होते हैं तो इसकी प्रोडक्ट को हम कहते हैं इंटरफेरॉन अल्फा। बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फिब्रोब्लास्ट, ये भी सेल्स हैं, एंड एपिथेलियल सेल्स। और इंटरफेरॉन गामा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। बीटा हमारे पास फिब्रोब्लास्ट से आता है, और इंटरफेरॉन अल्फा हमारे पास लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस से आता है हमारे पास। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। एक्टिविटी, for example, virus binds to host cell, a signal is sent to the nucleus to synthesize interferon,
और इंटरफेरॉन्स क्या है, ट्रांसक्रिप्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होती है। सो फर्स्ट स्टेप में virus binds to the host cell, signal is sent to the nucleus, synthesized interferons is secreted, binds to the other host cells produce antiviral proteins, or inhibit viral multiplication and transmission, not virus specific. Virus specific नहीं है, किसी तरह का भी वायरस जो है वो इंटरफेरॉन्स के जरिए किल हो सकता है। अच्छा क्लास, हमारे पास जो है वो टाइम थोड़ा रहे, टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आपने अभी दोबारा से ज्वाइन करनी है मीटिंग।